वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम का। पहला लेक्चर आप सभी के साथ बहुत शानदार रहा। दूसरा लेक्चर मैंने आप सभी को कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी का फ्रेम अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पहला लेक्चर ये था कि आपको ये बताना था कि ब्लड क्या होते हैं। अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को भी इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करने की फुल कोशिश करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट अपना बचने ना पाए। याद करो, जो मैंने ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज टॉपिक बताया है उसमें से मैं फिर बता रहा हूं आपको, बहुत क्लियरली इस बात को समझो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका उससे बाहर जाए, क्योंकि वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी ही बताई गई है आपको फुल तरीके से। तो आप सभी लोग इन दोनों चैप्टर्स को बहुत क्लियरली एक बार पढ़ लो, और पढ़ने के बाद फिर एक बार ये जरूर देखने की कोशिश करो कि क्या बचा है, क्या रह गया है, कुछ छूट तो नहीं गया है। कई बच्चे लगातार मेरे पास वो कर रहे हैं डिमांड के, सर वो जो छोटा सा टॉपिक था। मैं फिर बता रहा हूं बेटे, वो छोटा सा टॉपिक बिल्कुल भी देखो, अगर वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मैटर नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि विटामिन एंड मिनरल आपके अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं उसको दूंगा, है ना। मैंने बना के डाउनलोड कर दिया। अब वो कब छुट्टियां पड़ती हैं आपकी, कब उनके फ्रेम में है, पहले उन्होंने फिजिक्स डाल दिया या जो भी है, तो वो सिस्टम का काम है, उनको करने दो अच्छे से, है ना। तो हम लोग देखते हैं एक बार बहुत ध्यान से। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 2 शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। इस टॉपिक को देखो, पहले लेक्चर में काफी बच्चों ने मतलब काफी क्या 99% बच्चों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि सर ये बहुत शानदार लेक्चर था और मजा आ गया। तो मुझे अब ये जानना है, अब हम लोग ये करते हैं, अब हम कुछ नहीं जानते हैं ना, अब मैं ज्यादा कमेंट्स पढ़ूंगा ना कुछ, अब हम चुपचाप अपनी स्टडी को कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि क्या पसंद है जनता को और क्या नापसंद है। और उसके बावजूद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको एनसीईआरटी ही करना है, उसके अलावा थोड़ा बहुत पॉइंट ज्यादा करना है। ब्लड में एनसीईआरटी थोड़ा सा क्या बहुत कम दे रही है पॉइंट, तो उसी पॉइंट को मैं इलॉबरेट कर रहा हूं। 3 लेक्चर आपका ब्लड लेगा और 3 लेक्चर आपका हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम लेगा। तो टोटल 6 लेक्चर मंडे से लेकर सैटरडे तक ये चैप्टर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और फिर इसमें से कोई मैटर निकलने वाला नहीं है। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं आपसे, है ना। तो मेरे बच्चों, अब दूसरे लेक्चर में क्या बात है, तो आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कि आज का लक्ष्य क्या है, प्लाज्मा, इरेथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, जिसमें अगर हम 2 लक्ष्य अपना आज केंद्रित कर लिए कि भाई आज की डेट में, आज की तारीख में अपन लोग करने जा रहे हैं क्या, प्लाज्मा और इरेथ्रोसाइट्स, तो ऐसा मैं मानूंगा कि आज हमने जग जीत लिया। हम ल्यूकोसाइट पे पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से फिनिश। यानी कि 3 लेक्चर मैंने आपको बोला तो 3 से ज्यादा नहीं, 5 लेक्चर मैंने आपको रेस्पिरेटरी में बोला था तो 5 से ज्यादा नहीं गया। तो एक एक करके पॉइंट को सेट करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा देखेंगे, देन इरेथ्रोसाइट एंड देन आप यहां पे ल्यूकोसाइट्स। आइए थोड़ा सा पॉइंट आप यहां पे एनसीईआरटी का डालते हैं। अब तक हम ये सब बात जान चुके हैं कि ऑक्सीजन और पोषण आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पोषक तत्व के लिए और आपके शरीर के पूरी की पूरी तरीके से सुचारू रूप से सभी शारीरिक अभिक्रियाएं कराने के लिए। इसमें कई ढेर सारे आपके यहाँ पे क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जैसे कि अमोनिया हुआ, जैसे कि आपके यहाँ पे यूरिया हुआ, जैसे कि यूरिक एसिड हुआ, ये सब। तो इन सब पदार्थों को निकालने के लिए आपके पास कई ढेर सारे सिस्टम पाए जाते हैं शरीर के अंदर। जैसे कि अगर गैसेज हैं तो लंग्स है, अगर लिक्विड है तो उनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों मिल के निकालेंगी। और यही सब सारी की सारी आपके यहाँ पे प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेज हैं या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें भी ब्लड आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। यानी ब्लड को अगर देखा जाए तो किसी भी टाइप से आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी अकेले ब्लड ले रहा है। अब इसमें क्या है कि कोशिकाओं को जो आपके यहाँ पे एक जगह से दूसरे का मूव करना है, और इसके लिए जो पूरा का पूरा द्रव्य होगा आपके शरीर के अंदर उसको मूव कराना होगा, और इसके लिए आपको एक शानदार सुपर शानदार सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसी को हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। ये बिल्कुल आप देखिएगा, जैसे कि अगर आप किसी भी छोटे से ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएं, जैसे कि सीलेंट्रेट से लेकर आप चले जाओ कहाँ तक, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा तक। जब तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे सिंपल आपके यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पंज में। उसके ऊपर जाओगे तो आपके यहाँ पे जो एनेलिडा है उनमें क्लोज टाइप बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा। उसके ऊपर जाओगे तो खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा। और ये सब कुछ आपके यहाँ पे रुधिर परिसंचरण तंत्र यहाँ पे आपको एनिमल किंगडम में समझाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सबसे कि जो मनुष्य में आपके यहाँ पे है
मनुष्य बोल दिया जाए या बोल दिया वर्टिब्रेट्स में, किसमें आपके यहाँ पे कशेरुकियों में, किसमें कशेरुकियों। जैसे मैं बताऊं आपके यहाँ पे किसमें कशेरुकियों में। तो अगर मैं कशेरुकियों की बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, अगर मैं किसकी बात करता हूं कशेरुकियों की बात करता हूं तो ये बात पता चलती है कि जो कशेरुकी हैं, जितने भी कशेरुकी हैं, तो कशेरुकियों में जो द्रव्य होगा वो ब्लड होगा या लिम्फ होगा। ये बात मैं आपको कल के कक्षा में समझा चुका हूं कि रक्त और लिम्फ, कौन, लसिका, रक्त और लसिका वो हैं जो आपके यहाँ पे जो आपके शरीर का अंतः वातावरण होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, तो कुछ टिश्यू फ्लूइड होते हैं, कुछ रक्त होता है, कुछ लसिका होता है। और ये टिश्यू फ्लूइड कौन है भाई, कहां से आते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं इनको, उत्तकीय द्रव्य या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कौन है, ये हो सकते हैं ब्रेन में पाए जाने वाले आपके यहाँ पे फ्लूइड हो सकता है ये और भी जो आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड, आपके विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ्लूइड हैं वो हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये सामान्य तरल है ना, और अन्य शरीर द्रव्य तो कुछ विशिष्ट तत्वों का परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। और इसी को रुधिर परिसंचरण तंत्र है। अगर हम रुधिर परिसंचरण तंत्र को वेल डेवलप और वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, कशेरुकियों के अंदर, जहां पे भैया लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं या रक्त लाल होता है। क्या बोला मैंने, रक्त लाल होता है, रक्त लाल होता है ना। बाकी जगहों पे ये सारी चीजें आपको इस तरीके से। अब आइए स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट एनसीईआरटी के। ये सारा पॉइंट अपना एक स्टार्ट हो चुका है, हमने कहा कि एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ले लेते हैं। कहते हैं एक विशेष प्रकार का उत्तक है, तो आपने कहा एक विशेष प्रकार का उत्तक है, क्या बुझनी बुझा रहे हो क्या भैया, सच्चाई क्या है। हमने कहा एक नहीं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं क्या, बोलो, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, संयोजी उत्तक। आपने कहा किस प्रकार का संयोजी उत्तक, हमने कहा भैया तरल संयोजी उत्तक। क्या बोला आपने, तरल संयोजी उत्तक। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है सबको, हाँ, तो इसको बोला गया तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। अब आपने कहा तरल संयोजी उत्तक तो ये ही है, लेकिन ये विशिष्ट प्रकार के, हमने कहा भैया ये विशिष्ट क्या होता है ये बताइए जरा सा। उन्होंने कहा कि जो संयोजी उत्तक की सामान्य संकल्प जो कल्पना होती है, जैसे हमने सोचा संयोजी, है ना, जैसे हमने सोचा संयोजी उत्तक, तो हम बोलेंगे संयोजी उत्तकों के अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं। हमने कहा वेरी गुड। और क्या होता है, फाइबर के साथ साथ आपको मिलेगा क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, फाइबर पाए जाएंगे। इधर देखो, फाइबर पाए जाएंगे, फाइबर के साथ लसिका पाई जाएगी, ब्लड पाया जाएगा, सब कुछ पाया जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एक मिनट, संयोजी उत्तक में अब ये हुआ कि नहीं, संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक को विशिष्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, फाइबर नहीं होता है कि किसी और फॉर्म में होता है। देखो भाई, मेरे से अभी अभी बात करोगे 10+2 लेवल पे, आप यहाँ पे नीट लेवल पे, तो मैं बोलूंगा फाइबर नहीं पाया जाता है। लेकिन जब तुम ब्लड के अंदर घुसोगे तो मैं तुम्हें फाइबर दिखाऊंगा कि किस रूप में यहां पर फाइबर पाया जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयोजी उत्तक, और ये होगा आप यहां पे एक विशेष या विशिष्ट संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, विशिष्ट संयोजी उत्तक। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, जल्दी बोलो सब लोग। तो ये हुआ भैया विशिष्ट संयोजी उत्तक। अब इसमें है जिसमें द्रव्य जो होगा वो आधात्री होगा, यानी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ब्लड मैट्रिक्स। और ये जो ब्लड मैट्रिक्स आधात्री यानी टिश्यू फ्लूइड होगा, या आप यहां पे बेस कंपोनेंट होगा, मेरे बच्चे ये होगा क्या, बोलो जल्दी से, क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाएंगी। कल मैंने इनके बारे में आपको बहुत बृहद ज्ञान दे दिया है, तो आज मैं इन पे बिल्कुल फोकस करने वाला नहीं हूं। अब आपने बोला सर प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, हमने कहा हाँ हाँ हाँ,
सर प्लाज्मा तो 55% होता है। बोलो मेरे बच्चे कितना परसेंट होता है, जल्दी मेरे साथ साथ बोलो। सर टोटल द्रव्य का, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ये कैसा रंग का होता है, लाल हरा नीला पीला, जल्दी बोलो कैसा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लाल हरा नीला पीला। कैसा होगा, लाल होगा। कैसा होगा मेरे लाल, जल्दी बोलो, लाल होगा। अब समझ में आई बात कि नहीं। तो देखिएगा आप यहां पे कि प्लाज्मा जो होगा वो टोटल द्रव्य का, टोटल रक्त का कितना परसेंट होगा, 55%। ये क्या होगा, गाढ़ा तरल पदार्थ होगा। गाढ़ा तरल पदार्थ का मतलब क्या हुआ, याद करो कल मैंने आपको बताया था कि ये एक कोलोइडल होगा। क्या होगा, कोलोइडल। ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, SOLUTION। ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन होगा जिसमें, सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन होगा। ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होगा जिसमें आपके यहां पे प्रोटीन, अमीनो एसिड, क्या आपके यहां पे प्रोटीन, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अम्ल, और क्या होंगे आपके यहां पे साल्ट, यानी कि जो भी, ये देखिए। तो ये 3 चीजें पाई जाएंगी, कोलोइडल पदार्थ हैं जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होते हैं। किसी को कोई दिक्कत या दिक्कत में कोई कमी, कल बता दिया मैंने क्लास के अंदर। तो इसलिए किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में वो हमसे संयुक्त रूप से कॉल कर सकता है या अकेले कॉल करके पूछ सकता है। कॉल क्यों करेगा, क्लास के अंदर जो है कमेंट है उसमें बताया, मैं कमेंट देख लूंगा। उसके बाद मेरा बच्चा कह रहा है नहीं सर इसमें प्रद्रव्य 90 से 92%। सर आपने तो 90 लिखा है। हमने कहा 90 से 92 पे इतना चिपक मत, इतना क्लोज नहीं आएगा आंसर। क्या होगा, 90 से 92% जल होगा, जल ही जीवन है ना, इसलिए। तथा 6 से 8%, और मैंने कितना लिखा है बता मेरे बच्चे, 7%। मैं मतलब तुम्हारा टीचर कितना इंटेलिजेंट है, सोचो सोचो इसे, ये ज्यादा जरूरी है। पदार्थ होते हैं, और भैया होते हैं फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा के अंदर घुलित रूप से उपस्थित प्रोटीन होती है। हमने कहा भाई मजा आ गया। प्रोथ्रोम्बिन नहीं लिखा क्या इन्होंने, हाँ नहीं लिखा दे तो छोटा बच्चा है, एनसीईआरटी 11th में है अभी ये बेचारा, और अपन कौन है ड्रॉपर। तो एनसीईआरटी 11th को बच्चा समझ के माफ कर देते हैं, लिख लो ना प्लाज्मा, क्या फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या बोलोगे आप यहाँ पे। और सुनो मेरे बच्चों, हमें तो और भी टाइप की प्रोटीन पता है, अभी आने दो ना, अभी तो तुम एनसीईआरटी को बिल्कुल लूलू तरह से पढ़ रहे हो। अब आता है मेरा फंडा। अभी तक क्या था, एनसीईआरटी, और अब दामित सर, दा जरूर लगाना, ये विशेषता, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्लाज्मा के अवयव, सबसे पहले बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। प्लाज्मा के अवयव क्या है ना, जल, खनिज, पोषक। प्लाज्मा प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, वाह भाई, यानी कि 2 प्रकार की प्रोटीन है सर जी यहां पर। हमने कहा वाह क्या बात करो, हम बताएंगे नहीं क्या अपने बच्चे को। उसके बाद क्या देखने वाले, उत्सर्जी पदार्थ, घुलित गैसें, ये सब कुछ। तो क्या कहते हो, शुरू किया जाए। कल यहीं पर हम छोड़ के गए थे आपको। काफी बच्चों ने बोला कि सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो हमने कहा यार क्यों एनसीईआरटी के लिए थक रहे हो, देखो एनसीईआरटी लाएंगे 2 मिनट के अंदर उड़ा देंगे साइंस से। और एक बात बताना, सच सच, अगर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए ना तो 2 महीने के अंदर एनसीईआरटी खत्म कर देंगे सर जी। और इस लेवल पे खत्म करेंगे कि दुनिया में कोई उस लेवल पे खत्म नहीं करता। तुम जानते हो मेरी एनसीईआरटी फोड़ने की कला, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जब तुम पढ़ो तो इस तरह मत पढ़ो कि नहीं सर वही करिए जो, ऐसा पढ़ो ना कि जब तुम बोलो कि मैंने ब्लड पढ़ लिया है ना, तो घर में पड़ी हुई कोई ब्लड रिपोर्ट देख के बता दो पापा आपके इम्यून बहुत डाउन है। और जानते हो क्या है, आपको 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 ईओसिनोफिलिया है, आपको बात बात पे जुकाम बुखार आ जाता है। तो जब तुम ये बोलोगे ना उनसे, तो उनको लगेगा रियली में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। वरना जब ये बोलोगे कि अरे पापा अभी हम लोग डॉक्टर थोड़ा ना, हम बता थोड़ा ना पाएंगे आपको, तो डॉक्टर उस पार जाके क्या पढ़ता है, सिर्फ दवाइयाँ। सिम्टम तो तुम्हें हम यहाँ बता देंगे देख के। अगर तुम्हारी सिस्टर बोलेगी कि भैया कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो तुम समझ जाओगे शायद इसको कैल्शियम की बहुत प्रॉब्लम है। उसके पैर दर्द हो रहे हैं तो इसका मतलब उसको ब्लड की
प्रॉब्लम है, कैल्शियम की प्रॉब्लम है ब्लड में, तो आधे डॉक्टर तो हम तुमको बना डालेंगे। बात रही डिग्री की, वो मेडिकल कॉलेज तुम्हें दे देगा। तो इंतजार करो, जब पढ़ेंगे ना तब फोड़ेंगे। ये मेरा कंसेप्ट होता है। तो आइए, थोड़ा फाड़ी तोड़ा तोड़ी मचाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ भाई साहब, तो प्लाज्मा के अवयव: जल, खनिज, पोषक, प्लाज्मा प्रोटीन, डिफेंस, उत्सर्जी और घुलित गैसें। कैसे लग रहे हैं ऊपर? तो आइए और इनको देखते हैं। सबसे पहले जल। टोटल द्रव्य का, टोटल प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है बोलो बेटे? अब तो इंफॉर्मेशन है ना, तो पेन को थोड़ा करो हल्का और लिखना शुरू करो। जल, टोटल द्रव्य का 90 से लेके 92%। कितना आपके यहाँ पे? 90 से लेके 92%। टोटल प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। सुनना ध्यान से। अच्छा, जल का कार्य क्या होता है ना? ये प्लाज्मा की होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। ये PLASMA, प्लाज्मा की होम्योस्टेसिस को कायम, मतलब मेंटेन, कायम रखते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। ये हो गया जल के बारे में पहली लाइन। बोलो यस या नो। सबको यस बोलना पड़ेगा, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा हो तो बताओ, या और कोई इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो बताओ। दूसरा, पाया जाएगा क्लोराइड। एक एक करके देखेंगे। अरे यार, मैं बार बार हिंदी में लगता हूँ। देखो ध्यान से, क्या? क्लोराइड और सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम। और मेन कंपोनेंट जो होगा वो होगा, क्या होगा बेटा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो मेरे साथ साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या होगा? सबको पता पता है। ये क्या करेगा? ब्लड बफर बनाएगा। रक्त का बफरा, बफर बनाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके यहाँ पे पोषक तत्व। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी ये बताओ कि पोषक तत्व कौन कौन से होंगे, है ना? पोषक तत्व आपके प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? आपने कहा सर ग्लूकोज पाया जाएगा। हमने कहा हाँ बेटा। सर अमीनो अम्ल पाया जाएगा। अमीनो अम्ल पाया जाएगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। सर ग्लिसरॉल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ग्लिस
ग्लिसरॉल पाया जाएगा, है ना। और अमीनो अमीनो अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल ग्लिसरॉल पाया जाएगा। अच्छा सुनना, अगर ग्लिसरॉल पाया जाएगा तो भाई साहब फास्फोलिपिड भी पाए जाएंगे क्या? अच्छा मेरा रिफ्लेक्स होता है ना, वो मैं दिन भर पढ़ाता रहता हूँ इंग्लिश के बैचेस, तो इंग्लिश लिखने लगता है क्या, फास्फोलिपिड। और जब मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ हिंदी लिखने लगता है, फास्फोलिपिड पाया जाएगा, दैट्स इट, है ना। कल सब कुछ मैंने बता दिया था कि ये चीजें हम लोग और डिटेल में देखेंगे, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन को उधर लिख के धूम मचाने से बेहतर है हम लोग अपोजिट साइड ले लेते हैं ना थोड़ा सा मैटर। किस तरफ? अरे इस तरफ भाई। ये लो प्लाज्मा प्रोटीन, एक, दो, तीन, चार। चलो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, नाम बताओ प्लाज्मा प्रोटीन का एक एक करके। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यू ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा उसको लिखेंगे स्टार बना के। क्या लिखने वाले हैं? प्रोथ्रोम्बिन। क्यों सर आपने स्टार क्यों बनाया? प्रोथ्रोम्बिन। आपने स्टार क्यों बनाया? तो मैंने बताया बेटा, स्टार तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। जब आपके रक्त का थक्का जमेगा उस समय ये आएंगी और आपके रक्त के थक्के को जमने के लिए आपके ब्लड को प्रेरित करेंगी, इसलिए लगाया है स्टार मैंने वहां पर, क्योंकि स्टार प्रोटीन है। अब आपने कहा सर एल्ब्यूमिन के सामने भी स्टार लगाना चाहिए ना। अरे नहीं रे, ये तो दिल है मेरा दिल। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड के कोलोइडल सिस्टम को मेंटेन करके बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, किसको मेंटेन करेगा? बीसीओपी। और जितने बच्चे जानते नहीं है बी सी ओ पी, क्या बोला मैंने? बीसीओपी। तो आपने कहा सर ये बीसीओपी क्या होता है? हमने कहा मेरा बच्चा सुने, ब्लड, ब्लड बोलो समझ में आया कि नहीं? कोलोइडल, कल बताया था ब्लड का कोलोइडल सिस्टम ना था। अगर ब्लड गाढ़ा है तो वो कोलोइडल है, और ब्लड के गाढ़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा प्रोटीन है बताइए मेरे साथ साथ? कौन सा प्रोटीन होगा ब्लड के गाढ़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल? जल्दी, फास्ट फास्ट जल्दी, कौन सा होगा? एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन होगा और एल्ब्यूमिन होगा, दैट्स इट, है कि नहीं? तो कौन सा हो गया आपके यहां पे? तो ब्लड के गाढ़ा करेगा तो क्या बोला जाएगा? ब्लड कोलाइडल, कोलाइडल, ब्लड कोलोइडल। बीसी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी, ऑस्मोटिक। अरे रुकना भाई, ब्लड कोलोइडल है ना, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? प्रेशर, वही प्रेशर जो तुम सोच रहे हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो मेरे बच्चों क्या हो गया, ये हो गया ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीओपीओ। मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी, मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, ब्लड का कोलोइडल सिस्टम। यानी अगर ब्लड गाढ़ा है, अगर ब्लड आपके पानी से, अगर ब्लड पीने वाले पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा है, अगर ब्लड छोड़ो, ब्लड को साइड रखो, अगर प्लाज्मा पीने वाले पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा है, तो ब्लड को बोला जाएगा, ब्लड एक कोलोइडल सिस्टम में एक गाढ़ा पदार्थ है या गाढ़ा लिक्विड है। और इसको गाढ़ेपन की तरफ ले जाने वाले बायोमोलिक्यूल, साल्ट, मिनरल का नाम लीजिए, तो आपने कहा सर जैव अणु है, उनमें से प्रोटीन है और प्लाज्मा प्रोटीन है, सर नाम उसका बता दे रहा हूं। हमने कहा बेटा जल्दी से बोलो, मुझे बहुत जोश से आई है, क्या, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि मैं यही बताऊंगा कि ब्लड के अंदर कोलोइडल सिस्टम जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होगा आपके यहां पे, बताइए जल्दी जल्दी। बच्चा बच्चा बोलेगा, बोलो ए फॉर एल्ब्यूमिन, बोलो मेरे साथ साथ, ए फॉर एल्ब्यूमिन, ए फॉर एल्ब्यूमिन, दैट्स इट। है ना मजेदार पॉइंट, सर जी बता रहे हैं, मतलब खेल खेल के पढ़ो, मजे लेके पढ़ो, ऐसे मजे लो। प्लाज्मा आया और कैसे हो? पीला दुपट्टा नीला सूट पहन के कहाँ चले बताए तो, भैया एक क्यों छेड़ रहे हो मुझे, हमने कहा नहीं था क्या, पीले पीले तू है ना, तेरे अंदर जो है बाकी जो है कंपोनेंट वो है जो ब्लू कलर को इंडिकेट करते हैं। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बहुत क्या बताऊं, पानी मेरे अंदर। और कैसे हो? बहुत पानी है मेरे अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह भी हैं, ब्लड बफर बनाने का काम मैं ही करती हूँ। ओ ओके ओके ओके। और क्या करते हो? बताओ बताओ, अच्छा लग रहा है, मेरे पास कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल ये सब भी होते हैं, इनको भी ट्रांसपोर्ट करना होता है ना एक जगह से दूसरी जगह। हमने कहा गुड, वेरी गुड। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी, 7% प्रोटीन होती है, तो क्या करूं, नाचूं? नहीं यार सुनो, 4 टाइप की जो प्रोटीन होती है ना, उसमें 2 टाइप की प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एल्ब्यूमिन, और जानते हो ए फॉर एल्ब्यूमिन क्या काम करता है सर? हमने कहा तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्या करेगा? जो एल्ब्यूमिन होगा वो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, आपके रक्त को गाढ़ा बनाएगा, आपके रक्त को पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा बनाएगा। तो ब्लड कोलोइडल हो गया आपके यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और आपको बताता हूँ, मेरे अंदर एक और पाया जाता है, स्टार। विराट कोहली ना ना, वो तो ऐसे ही, और बड़ा स्टार, प्रोथ्रोम्बिन, हाँ पता है तुम्हें, इधर होता है। ये क्या करता है? ब्लड के, मतलब रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। हमने कहा भाई मजा आ गया कसम से, मतलब पैसा वसूल पढ़ाया आपने। आगे बढ़ाते हैं, डिफेंस प्रोटीन। तो आइए डिफेंस प्रोटीन देखते हैं कौन कौन सी होगी। आपके सामने मौजूद है डिफेंस प्रोटीन के कुछ अंश। डिफेंस प्रोटीन मतलब, डिफेंस प्रोटीन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर होगा, ध्यान से देखो, लाइसोजाइम। अच्छा, दूसरा कौन होगा? अच्छा, लाइसोजाइम के साथ साथ पूछ रहे हो कौन होगा, कि कौन हो कोई और? प्रो पर 3। एक बार मेरे साथ साथ नाम लो दोनों का। पहले का नाम लो, क्या होगा? लाइसोजाइम। पहले का नाम लो, क्या होगा आपके यहाँ पे? लाइसोजाइम। दूसरे का नाम लो, क्या होगा आपके यहाँ पे? प्रोपर्डीन। जल्दी से नाम लो, जल्दी फास्ट, एक बार और बोलो, लाइसोजाइम और प्रोपर्डीन। क्या बोला आपने? लाइसोजाइम और प्रोपर्डीन। ये दोनों लार्ज बायोमॉल, लार्ज प्रोटीन होंगे। क्या होंगे आपके यहाँ पे? लार्ज प्रोटीन। और ये क्या करेंगे? टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर करेंगे और बैक्टीरिया और वायरस को मारेंगे। इनका काम क्या होगा? ये लार्ज प्रोटीन है, बड़ी प्रोटीन्स हैं। क्या है आपके यहाँ पे? बड़ी प्रोटीन्स हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन हैं। और ये, और
ये बोलो मेरे साथ साथ, बैक्टीरिया और वायरस को मारेंगी और शरीर से टॉक्सिक पदार्थ को बाहर करेंगी, यानी कि किल, इंग्लिश में लिख रहा हूं, किल द बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया, एंड वायरस, VIRUSES, वायरसेस, एंड क्लीन, एंड और बैक्टीरिया एंड वायरसेस, एंड और बॉडी को साफ रखेंगे, साफ रखेंगे, रखेंगे। बोलो यस या नो, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ किसको किसको यहां घुटन हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बताऊं तुमसे, इतना मजेदार टॉपिक प्लाज्मा चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब तुम्हें ब्लड और ब्लड प्लाज्मा की सारी बातें पता होंगी, तब तुम्हें यह भी पता होगा कि क्यों आपके यहां पे ब्लड के अंदर कोई भी चीज जाते ही खत्म हो जाती है, या ब्लड के अंदर कोई भी चीज किस तरीके से अरेंज होती है। क्योंकि ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड का एक एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा के पास पहुंचोगे तो तुम्हें लगा, अरे यार पीला पीला द्रव्य किसी काम का नहीं, मेन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, वही इम्यून सिस्टम और आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करते हैं। तब मैं आपसे बोलूंगा नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। बात यह है कि जो प्लाज्मा में आप यहां पे प्रोटीन पाई जाएगी, दो प्रकार की पाई जाएगी। मुख्य प्रोटीन जो होंगी वो इस तरीके से होंगी, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, फाइब्रिन जो होगा, प्रोथ्रोम्बिन होगा। जो एल्ब्यूमिन है बीसीओ पे मेंटेन करेगा ब्लड का, और जो आपके प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करेगा आपका, ये करेगा प्रोथ्रोम्बिन ब्लड के क्लॉटिंग को बनाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है बस इतना ही क्या? हमने कहा नहीं, कुछ प्रोटीन डिफेंस का काम भी करती हैं। आपने कहा अच्छा ये तो कहीं नहीं बताया गया। हमने कहा लिख लो मेरी तरफ से, क्या? लाइसोजाइम प्रोपाडीन, ये बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं और ये क्या करेगी, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के साथ साथ टॉक्सिक, यानी आपके यहाँ बॉडी के अंदर जो आपके यहाँ पे जहरीले पदार्थ होंगे उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। हमने वाह भाई साहब वाह, यानी लीवर वाला जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये माइक्रो लेवल पे फ्लूइड में आपके यहाँ पे प्लाज्मा करता है। उसने कहा यस, प्लाज्मा ही तो उठा के किसको देगा आपके यहाँ पे? लीवर को। यार ये कुछ लोग हैं जो आके ब्लड के अंदर गंदगी मचा रहे हैं, इनको थोड़ा देख लेना। ब्लड बोलेगा थोड़ा अंदर आई, इधर ए डब्ल्यूबीसी देख लेना, ग्रेनुलोसाइड बोलता है, भाई चिंता ना करो मैं देख लूंगा, और अगर मुझसे बच गया ना तो एक ग्रेनुलोसाइड के साथ वो भक्षण कर लेंगे, खा के पचा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। कितना सिस्टम शानदार है यार। ब्लड इटसेल्फ ब्लड नहीं है, आर्मी है, आर्मी है ना, मजा आएगा। तो ये है लाइसोजाइम प्रोपाडीन, बड़ी प्रोटीन, छोटी प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, खुले तौर ये सब डिफेंस प्रोटीन, सही ना। तो अगला है आपके यहाँ पे क्या, उत्सर्जी पदार्थ। और बच्चा बच्चा जानता है कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होंगे। चलो बताओ, बच्चा बोलेगा क्या? अमोनिया। अमोनिया है कि नहीं उत्सर्जी पदार्थ प्लाज्मा के अंदर? बट सर हम तो यूरिया उत्सर्जित करते, कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों ज्यादा फैल रहे हो? रुक, ठंडा रख। तुम यूरिया अपने उत्सर्जी अंग से रिलीज करते हो। हमने जब अपनी एक सेल से बात की, हेलो सेल, हेलो उठो 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 उठ जाओ, मेरी उंगली में पाई जाने एक सेल ने बोला हाँ भैया। क्यों उठा रहे हो यार, क्या बात है बताओ? उत्सर्जी पदार्थ बता बेवकूफ अपना। तो उसने कहा खुद से क्वेश्चन पूछो। हमने कहा मतलब? कहा मैं कौन हूं? हमने कहा तो उंगली में पाई जाने वाली सेल है। एग्जैक्टली मैं वही हूँ, उंगली, आपकी उंगली में पाई जाने वाली सेल। मैं किस प्रकार की सेल हूँ भैया? अबे अब तो मेरी बॉडी में पाया जा रहा है तो प्रोकैरियोट तो होगा नहीं, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ओ भाई अमोनिया। हाँ, अब अगर इसको यूरिया में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो ले जाओ लीवर के अंदर। लीवर ऑर्निथिन चक्र द्वारा इनको क्या करेगा, यूरिया में परिवर्तित कर देगा। लेकिन मैं तो अमोनिया रखता हूं। तो हमने कहा यानी मेरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को तुम अमोनिया दोगी, मेरे ब्लड के प्लाज्मा को तुम अमोनिया दोगी, मेरे लिम्फेटिक सिस्टम को तुम अमोनिया देने वाली हो? तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग सही है। आप सोचो, कोशिकीय स्तर पर जब कोई भी उत्सर्जन होगा
तो वो लसिका तंत्र में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर ही तो जाएगा, और इन्हीं से होते हुए कहां पर जाएगा? आपके यहाँ पे, आपके लीवर के पास। फिर लीवर हैव द कैपेसिटी टू चेंज दिस। फिर उसके बाद लीवर के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो इसको चेंज करके आपके यहाँ पे किस में परिवर्तित कर दे? अमोनिया को किसके अंदर परिवर्तित कर? यूरिया के अंदर। दैट्स इट। बहुत मजेदार सर जी का पॉइंट है। तो अब आया समझ में कि भैया यहां पर है अमोनिया। चलो ठीक है, तब तो सर जी यूरिया भी होगा। हमने कहा बहुत अच्छे। फिर तो यूरिक एसिड भी होगा, यूरिक अम्ल भी होगा। हमने कहा अरे भाई छा गए, भाई छा गए। तो उसके बाद सर क्रिएटिन और क्रिएटिनिन भी होगा। हमने कहा क्या चाहते क्या हो? सर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। हमने कहा हाँ। ये सभी पदार्थ किसके अंदर पाए जाएंगे? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा ही इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करेगा, और प्लाज्मा ही ले जाएगा लंग्स पे और कहेगा चल निकल बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, चल निकल अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो हमने कहा वाह प्लाज्मा, तुम तो यार बहुत शानदार निकले, तुम्हारे अंदर इतना सब कुछ था। कहा भैया था बहुत कुछ, कभी घमंड नहीं किया मैंने। बाहर था तो बहुत कुछ, कभी नहीं, मतलब कभी लगा ही नहीं। हमने हमेशा ब्लड को वैल्यू दिया। 45% थे वो, 55% मैं, दा प्लाज्मा। कभी नहीं, वो 45% थे, लेकिन मैं उनको देखता था वो इतना काम करते थे। आरबीसी को देखो दिन भर इंगेज रहता था ऑक्सीजन के साथ। डब्ल्यूबीसी बेचारी दिन भर, आप ये उटपटांग गंदा बंदा खाते रहते हो, बिना मास्क लगाए चलते हो, ये जो वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बेचारी पूरी दिन काम करते थे। प्लेटलेट्स कहीं कट जाए, फट जाए, टूट जाए, मरोड़ जाए तो वो बेचारे लगे रहते थे। तो मैं किस मुंह से जाके बोलती कि यार तुम लोग अपना काम करो, मैं चुपचाप बॉडी में सोती हूँ। मैंने कहा ये बेचारे मेरे आसपास फॉर्म एलिमेंट इतना काम कर रहे हैं संगठित लोग, तो मैं क्यों बैठी रहूं? मैंने भी भैया उतना काम किया ताकि कल को ब्लड आके मुझसे ना बोल पाए 55% अमाउंट लेके ऐसे बैठे हुई है घूर जैसी, कहीं उठना बैठना नहीं तेरे को, चुपचाप बैठी रहे। तो मैंने भी भैया सोचा कि छोटा सा योगदान अगर शरीर के अंदर मेरा भी हो जाए, कसम से धन्य हो जाऊंगी मैं। हमने कहा अरे वाह प्लाज्मा, तुमने तो दिल जीत लिया, बता क्या खाएगी आज, चाउमीन खाएगी क्या? तो उसने कहा हाँ भैया खाएंगे। तो ये था भाई साहब आपके पास यूरिक एसिड। अच्छा घुलित गैसें नीचे थी, तो अमित सिंह तुमने गलत लिख दिया यहाँ पे गैस है। यूरिक यहाँ पे अलग क्रिएटिन, क्रिएटिन है ना। और ये कौन? ये है भैया घुलित गैसें। कौन है? बता 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 बता, बता, बता भाई बताओ। क्या है घुलित गैसें? तो गैसों का नाम ऑक्सीजन, गैसों का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया बस, कौन कौन सी गैसें होगी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ प्लाज्मा का पदार्पण। क्या था? था ना जबरदस्त। तो छाप तिलक सब कर लो भाई साहब। है ना। जितने लोगों को अंग्रेजी में करना है वो इंग्लिश में कर ले, जिन लोगों को हिंदी में करना है वो लोग हिंदी में कर लें, और बाकी लोगों को जिस लैंग्वेज में करना है उनके लिए खेद है। बाकी कोई लैंग्वेज आती नहीं ना मुझे। तो हो गई बात। ब्लड ग्लूकोज और ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन बताएगा मुझे? ब्लड का ग्लूकोज लेवल और ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो आइए ब्लड ग्लूकोज। जो ब्लड का ग्लूकोज होगा, ऐसे थोड़े थोड़े से पॉइंट लेके आते हैं ना। पर 100 ग्राम करें कि पर, हम समझ में नहीं आ रहा है कि किस पॉइंट में लिखें, ये नहीं समझ में आ रहा है। उसी फ्रेम में लिखते हैं जिसमें आपको पता है, लेकिन फिर आपको हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया समझ नहीं आएगा, है ना। तो आओ एक करके आपको पॉइंट सेट करते हैं जहां पर आपको अब क्योंकि हम लोग ये वाला पॉइंट तो जानते हैं कितना, कि इधर देखो आप यहाँ पे 12 से लेके 15 और 15 से लेके 16, ये डेटा पाया जाएगा किसके अंदर? बच्चियों के अंदर। और ये डेटा पाया जाएगा किसके अंदर? बच्चों के अंदर, है ना। एवरेज कितना पाया जाएगा आपके यहाँ पे? 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ रक्त। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं?
ये मैं बता चुका हूं आपको, ग्राम पर ml ऑफ। बोलो यस या नो। ये बात मैं कहाँ बता चुका हूँ आपको, क्लास के अंदर, है ना। अभी बहुत ध्यान से समझना रे, सभी के सभी बच्चे सुन रहे हो कि नहीं। तो अब आएगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल, तो क्यों ना उड़ा दिया जाए, फोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो आइए उस डेटा को लिखते हैं कि ग्लूकोज 8 से 10, क्या लिखा मैंने, 80 to 100, 80 to 100, 80 to 100 mg/100 ml ऑफ ब्लड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना, यस या नो में। कहते हैं, कहते हैं कि अगर ये कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? कुछ भी, ऐसा देखो, ग्राम में ही रखते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी, समझो बात को। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ग्राम में नहीं रखोगे तो अभी, अब मैं एक्चुअली में मेडिकल डेटा दे रहा था आपको कि वो, जैसे याद करो बोलते हैं ना कि हमारा जो ब्लड है वो 90 तक है, ये तो नॉर्मल है, अरे इस समय 400 पहुंच चुका है, तो मैं सोच रहा हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया बता दूं, लेकिन फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने सोचा रहने दो। दिमाग में पहले आया था कि बता देता हूँ, फिर छोड़ो, यही रखते हैं, ये पाया जाता है। ये बताया मैंने आपको, नॉर्मल है ना। नॉर्मल ह्यूमन, सामान्य मनुष्य, नर एवं मादा में। क्लियर? ये कौन हो गया आपके यहाँ पे, नर। नर के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते, पता है ना। ये कौन हो गया, मादा। तो मादा में 12 से 15, और नर में 15 से 16 ग्राम। अगला, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्या है आपके यहाँ पे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये अगला पॉइंट है। कृपया करके आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस बात की फुल गारंटी मेरी है ना। तो अगर दूसरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो कहते हैं ये क्या करेगी, जैव मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करेगी, मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करेगी। जैव मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करेगी, बात को समझिए। जैव मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पे, यहाँ पे विटामिन डी, बाइल साल्ट और स्टेरॉयड हार्मोन भी पाए जाएंगे, है ना। विटामिन डी, कॉमा, बाइल साल्ट, यहाँ पे विटामिन डी,
बाइल सॉल्ट, है ना, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, विटामिन डी, बाइल साल्ट और स्टेरॉइड हार्मोन बनाने का कार्य करेंगे ना, स्टेरॉइड हार्मोन पाए जाएंगे। तो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये मेंटेन करेंगे, कम होगा ज़्यादा होगा, बाइल साल्ट होंगे, है ना, ये सब कुछ, है ना। वो थोड़ी थोड़ी सी बातें लेके चलिएगा। आइए अगला पॉइंट, क्यों मजेदार तरीके से ना लिया जाए। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में आती है, और प्रोथ्रोम्बिन भी। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में आती है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग, ये देखो, ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र बनाने, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। देखो एनसीईआरटी के। तो फाइब्रिनोजन के साथ साथ यहां पे और भी एक था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन? प्रोथ्रोम्बिन। कौन था बेटा? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। यानी जो प्रोथ्रोम्बिन है वो तो फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या रक्त को स्कंदन में होती है। तो आपको ये देखना है कि रक्त का थक्का प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ फाइब्रिनोजन भी होगा। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर क्या करेंगे? आप यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करेंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को यहां पे कोई दिक्कत? किसी को भी प्लीज। मेरा हाथ ऐसे लग गया है, बहुत गंदा लगता है मुझे, है ना। दूसरा पॉइंट था आप यहाँ पे, एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन, जैसे इधर देखो, खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि लिखा चुका हूं, पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था होने के कारण ग्लूकोज, शरीर में संक्रमण की अवस्था होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। बाकी मैंने आपको ग्लूकोज का परसेंटेज बता दिया, अमीनो अम्ल, लिपिड भी बता दिया, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सारी बातें यहां तक हो चुकी हैं, बोलो यस या नो? सारी बातें हो चुकी है। अगला करा है, रुधिर का थक्का बनने अथवा स्कंदन के कारण अनेक कारक द्रव्य के अंदर निष्क्रिय दशा में रहते हैं। यानी कि और भी ढेर सारे कारक हैं। आपने कहा ये कौन है सर? हमने कहा था देखो ध्यान से, आपने कभी जीवन में ये जरूर पढ़ा, 13 रक्त 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 स्कंदन। क्या बोलेंगे आप यहां पे? रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन कारक, कारक। कई ढेर सारे बच्चे जो केवल इंग्लिश जानते हैं उनको हो गई दिक्कत, सर क्या लिखा रहे हो? रक्त स्कंदन कारक, यानी अभी देखो सबका चमकेगा, देखना ध्यान से। 13 ब्लड, BL ब्लड, क्लॉटिंग, CLO, क्लॉटिंग फैक्टर, FA। अरे सर ये तो पता है यार, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, ये पता है, ये पता है। तो उसी को बोलते 13 रक्त स्कंदन कारक। क्या बोलते हैं? 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये भी पाया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आपके यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग? पाए जाएंगे। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को, है ना, यानी कह रहे हैं कि बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? यानी कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, किसको? स्कंदन कारक को, प्लाज्मा में से, इधर देखो, प्लाज्मा, प्लाज्मा में से निकाल दो किसको? स्कंदन कारक को, स्कंदन कारक को अगर निकाल दोगे, प्लाज्मा में से स्कंदन कारक को अगर निकाल दोगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा? बताओ, बताओ क्या होगा वो? बोल ही नहीं रहा कोई। वो होगा भैया सीरम। क्या होगा?
सी रम, अरे रम नहीं रे, सीरम। सी का मतलब अरे जो लड़कियां रम पीती हैं, अरे चुप रहो यार, तुम लोग हर चीज का उल्टा मतलब निकालते हो। सीरम ब्लड में पाया जाता है। सीरम का मतलब वो लड़की, लड़की को सी बोलते हैं, ही बॉय, सी गर्ल, तो सीरम लड़कियों की रम है। इधर देखो ध्यान से, सीरम ने एक बार लड़के से मैंने पूछा था हिंदी मीडियम में, मैंने कहा मेरे सीरम क्या होता है, तो लड़के मैंने कहा जो लड़कियां रम पीती हैं सर उसी को सीरम बोलते हैं। हमने कहा वाह क्या पीजे मारा है, तब से ये सीरम मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बच्चे ही तो टीचर बनाते हैं, पता है तुम्हें। बड़ी प्यारी सी बात है, शायद तुम्हें ये बात का एहसास ना हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, थैंक यू सो मच। अगला लेते हैं, ओ नहीं लेते हैं। ये क्या है? संगठित पदार्थ, यानी आ गए हम इलेक्ट्रोसाइट पे आखिरकार, है ना। तो हम इलेक्ट्रोसाइट्स पर आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोसाइट्स को खूब बवाल तरीके से देखें, सुपर डुपर तरीके से। तो लाल रुधिर कणिका जो होगी उसको इरेथ्रोसाइट्स बोलेंगे। इरेथ्रोस, इरेथ्रोस, इरेथ्रोस मतलब लाल, साइट लाल कोशिका, इरेथ्रोसाइट्स। और श्वेताणु मतलब सफेद रक्ताणु, ल्यूकोस साइट। तथा पट्टिकाणु यानी पट्टिकाणु यानी का मतलब प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। कितनी मजेदार बात है ना, बता चुके हैं कल के लेक्चर में आपको। को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ साथ, जय हिंद नहीं बोलना, इधर देखो, मेरे साथ साथ क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ साथ कि ये जो पदार्थ हैं इनको क्रमशः कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है? संगठित पदार्थ। और ये जो संगठित पदार्थ है इसमें है, इसमें है इरेथ्रोसाइट, और कौन होगा? ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, और कौन होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। बोलो यहां तक किसको जोर आ रहा है और किसको समझ नहीं आ रहा है? और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये टोटल रक्त का मात्र, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये टोटल रक्त का मात्र 45% भाग होते हैं। हाँ सर मजा तो आ रहा है, धीमे धीमे लेकिन आ रहा है। हमने कहा वाह बहुत शानदार। वो प्रक्रिया जिससे हम ये पता कर पाए कि प्लाज्मा 45% है कि ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा 55% है कि फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, उसको क्या बोलोगे? ई एस आर। क्या बोलोगे? ई एस आर लिखा है, मैंने खूब डिजाइन में आर लिखता हूं इसलिए। ई एस आर मतलब इरेथ्रोसिटिक, ई आर वाई टी एच ई आर ओ, इरेथ्रोसिटिक, सिटिक। सेडिमेंटेशन, एस ई डी आई, सेडी, एम ई एन टी ए टी आई ओ एन, इरेथ्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट, रेट यानी रक्त के बैठने की दर, यानी कि रक्त, रक्त के बैठने की दर, यानी रक्त का थक्का किस तरीके से धीमे धीमे रक्त अपने उसमें बैठ। तो इसमें हम लेते हैं भैया जी, सुनिएगा जरा,
इसमें हम लोग लेते हैं एक परख नली। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक परख नली लेंगे। ये क्या ले लिया मैंने, चलो रहने देते हैं, परख नली ज्यादा हो जाएगा फिर। नोट्स पे आते हैं, हम क्या लेते हैं, एक परख नली लेते हैं। क्या हो रहा है, हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, सामान्य बना देते हैं, ज्यादा नौटंकी नहीं करते हैं। हाँ यार, हमें लगा था कि अबे परख नली उठा लेंगे। हम लेते हैं एक परख नली और उसके अंदर ब्लड को भर देते हैं और एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। तो जितना जितना कॉलम बनेगा किसका, प्लाज्मा का, वो होगा 55%। और जो कॉलम बनेगा फॉर्म्ड एलिमेंट का, वो होगा 45%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट का परसेंटेज बनेगा भैया, उसी में क्या होगा, देखने को मिलेगा कि 5-5 रुपए के सिक्के जैसे ये आरबीसी एक दूसरे के ऊपर संगठित हैं। तब देखने के लिए मिला, ओ माय गॉड, क्या आरबीसी सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर जैसे 5-5 रुपए के सिक्के हों ऐसे रखे हुए हैं। हमने कहा भैया ये जो सिक्कार जमाए पड़े हो, इन्हीं सिक्के जैसी संरचना को बोलते हैं, देखो ध्यान से, रोलेक्स का निर्माण। क्या बोलोगे, रोलेक्स का निर्माण। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोला आपने, रोलेक्स का निर्माण, थोड़ा और तेज बोलो, अब मम्मी मम्मी आ जाए तब बात यार, ऐसे क्या, रोलेक्स का निर्माण, यस। तो इसको बोला गया रोलेक्स का निर्माण। और भैया मेरे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे डॉक्टर, मेरे मुन्ना, मेरे, ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, प्लाज्मा। तो ये क्या था, अब किसी के बढ़ने और किसी के घटने की दर इसकी एबनॉर्मलिटी के रूप में रिपोर्ट की जाएगी और कुछ नहीं। अगर मान लो कि आपके यहां पे 45% से ब्लड घट गया, इसका मतलब लड़के के अंदर, लड़की के अंदर आपके यहां पे ब्लड की कमी है। अगर प्लाज्मा का आपके यहां पे कॉलम कम हुआ तो ये हुआ जो भी लड़का लड़के उसके अंदर प्लाज्मा की कमी है। लेकिन बात क्या है इधर देखो ध्यान से, सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं, कहते हैं कि अगर कम गाढ़ा हुआ, अगर कम गाढ़ा हुआ यानी कि आरबीसी कम हुए, तो धीमे 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 बैठेगा ब्लड। गाने में चला गया था मैं ना, इसलिए इधर देखो ध्यान से, धीमे 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 ब्लड क्या होगा, आपके यहां पे सेडिमेंट होगा। लेकिन अगर आपके यहां पे नॉर्मल होगा तो उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, आपके यहां पे नॉर्मल होगा, यानी 1 घंटे के अंदर बैठ जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर आपके यहां पे रोलेक्स का निर्माण नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड हल्का है, यानी आरबीसी की कमी है, बच्ची के अंदर आपके यहां पे ब्लड की कमी है। दिक्कत में कोई कमी, इसका मतलब वो कोई है जो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हो सकता है कि वो मलेरिया हो सकता है कि आपके यहां पे क्या हो, आपके यहां के ब्लड का लॉस ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड का लॉस ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है भैया मेरे। तो ये है आपका इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कहीं आरबीसी कम तो नहीं। अच्छा, आपने कहा सर क्या आरबीसी आपके यहां पे बढ़ भी सकता है या फॉर्म्ड एलिमेंट बढ़ भी सकते हैं? हमने कहा बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं, सकते नहीं हैं। जब हम पढ़ते हैं, इधर देखो ध्यान से इधर देखो, जब हम पढ़ते हैं इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन, मेरे बच्चों रोलेक्स फॉर्मेशन तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल सकती, यानी कि आरबीसी कंटाजियस हो सकते हैं। अगर ये बढ़ गए, इसका मतलब हुआ, एक होता है इरेथ्रोसाइटोपिनिया, सुना है टर्म, इरेथ्रोसाइटोसिस, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। तो पीनिया का मतलब हुआ कमी, या तो ल्यूकीमिया, क्या बोल रहा हूं मैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। यानी अगर किसी मतलब आरबीसी के नंबर में अधिकता
या WBC की नंबर में कमी होगी, तो इसको रिस्पेक्टिवली इस तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को, ये नहीं लेंगे। ये संगठित रूप कल मैंने आपको बता दिया था, है ना? इरेथ्रोसाइट, रक्ताणु, इसी में मैं आपको सारी चीजें उठा के छापता चला जा रहा हूं। ये कह रहे हैं इरेथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाएं अपने सभी कोशिकाओं की संख्या, मतलब कि सभी कोशिकाओं की संख्या, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। यानी कि अगर बोला जाए कि लाल रुधिर कणिका RBC को नॉर्मली देखा जाए तो ये बाकी से बहुत ज्यादा होती है। आपने कहा बाकी कितना होते हैं? हमने कहा अगर अगर एक मनुष्य के अंदर ये कणिकाएं लगभग 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर जरूर याद रखना, 50 से 50, हंस दिया, 50 लाख लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। तो 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना, 5 से 5.5, 50 से 55 होना चाहिए यहाँ पे, इसको सही कर लेना। 50 से 50 मिलीमीटर प्रति घन में होती हैं, तो बहुत ध्यान सुनना। तो यही 6,000 से 10,000 के मतलब 1000 लिख दे रहा हूँ यार, सही से लिखो। 6,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? और यही 1,25,000 से 4.0 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आप देखते जाओ एक एक करके। यानी कि इस तरीके से आप यहां पे इतने प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। यानी ये है रक्त की पूरी स्टोरी। अब अगर ये बोला जाए वयस्क मनुष्य के अंदर RBC का निर्माण कहां होता है, एक वयस्क मनुष्य के अंदर RBC का निर्माण कहां होता है, तो ढेर सारी स्टोरी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन स्टोरीज में मेरे पास कुछ बात है। इन्होंने कहा कि वयस्क अवस्था में रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, और यही मेरा क्वेश्चन था कि तो फिर ये बताओ कि पहली बार कहां बनी, दूसरी बार कहां बनी, तीसरी बार कहां बनी और चौथी बार कहां बनी? तो मेरे बच्चे, जब थे आप एम्ब्रियो में तो बनाई यॉर्क ने, यॉर्क सैक। किसने बनाया? यॉर्क सैक ने, यॉर्क सैक ने बनाया सबसे पहली बार ब्लड, जब आप थे 3 हफ्ते के। जब आप 3 हफ्ते के थे तो आपके शरीर के अंदर यॉर्क सैक का निर्माण किसने किया? बोलो मेरे साथ। नहीं सुनाई दे रहा है क्या? किसने बनाया? यॉर्क सैक। और जब आप 3 हफ्ते से बड़े हो गए तो बनाया किसने? किसने बनाया? प्लीहा। प्लीहा और यकृत। मेनली किसने बनाया? प्लीहा ने। कब? जब आप 2 से 3 महीने के थे। और यकृत, प्लीहा
और सुनो ध्यान से, यकृत प्लीहा, यकृत कॉमा प्लीहा, और यकृत प्लीहा, यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा ने बनाया 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, है ना, ध्यान सुनना। और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कॉमा यकृत, यकृत ऑब्लिक, ऑब्लिक थाइमस, जन्म, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों लिख रहा हूँ, जन्म के बाद मृत्यु के पहले तक। तो क्या ख्याल है आपका, बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट। तो मजेदार था पहला पॉइंट कि नहीं? ये अभी, ये 2 से 3 महीने में, ये 2 से 3 महीने, ये 2 से 3 हफ्ते। हो गया ना, इलाबोरेट हो गया, धक्का धक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। यानी कि जन्म से लेके, यानी कि जब आप 3 हफ्ते के, तो पहली बार जब आपके अंदर, आप बताओ, याद करो 12th में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जब हम 4 हफ्ते के होते हैं तो दिल धड़कने लगता है, तो दिल में ब्लड नहीं होगा तो धड़केगा क्यों? यानी कि तीसरे हफ्ते में दिल में आपके यहाँ पे ब्लड आ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ, कहना ये चाहता है आपको, लेखक ये कहना चाहता है कि हे वत्स, आपके हार्ट का निर्माण चौथे और तीसरे हफ्ते के बीच में हो चुका था, लेकिन तीसरे हफ्ते में ही उसमें ब्लड भर गया था। तो तीसरे हफ्ते में वो कौन सी संरचना थी? क्या लीवर बने थे? ना ना। क्या स्प्लीन बने थे? ना 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 ना। तो किसने बनाया था ब्लड? यॉर्क सैक ने। तो जब पूछा जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल, भ्रूणीय प्रवस्था के दौरान, तो ये हो गया भ्रूणीय प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था हो जाएगी? भ्रूणीय। ये दोनों हो गए फीटस डेवलपमेंट। कौन सा? फीटस। तो भ्रूणीय 2 महीने के पहले, प्रेगनेंसी के शुरुआती के 2 महीने को हम लोग भ्रूण कहते हैं, उसके बाद फीटस हो जाता है 3 महीने से लेके तो डिलीवरी ना हो जाए, और डिलीवरी के बाद बोला था नवजात से लेके, नवजात से लेकर मरने से पहले तक। बोलो बच्चे मेरे, सही है गलत? तो ये था पॉइंट जिसके बारे में मुझे खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देनी थी, बिल्कुल ग्रांटेड करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो अब जो बात है उसको और भी लेवल पे लेके चलते हैं। तो भ्रूणीय हो गया, फीटस हो गया, नवजात है, एवरीथिंग। अब तो आएगा मजा। हाँ ठीक है, इन्होंने कहा बनती हैं। अधिकतर स्तनियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते। अधिकतर का मतलब यहीं पर हो गया क्या? अधिकतर स्तनियों में अधिकतर, सभी क्यों नहीं लिखा गया? आपने कहा सर कुछ लामा हो गया, ये हो गया, सभी नहीं होगा। तो क्या बोलोगे मेरे सामने? अधिकतर स्तनियों के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होते, क्योंकि केंद्रक अगर होंगे तो आपको ब्लड बनाने के लिए बोन मैरो में नहीं जाना पड़ेगा। अगर केंद्रक होंगे तो आपको ब्लड बनाने के लिए बोन मैरो में नहीं जाना पड़ेगा। बोन मैरो खुद ब खुद क्या कर लेंगे, आपके यहाँ पे इवॉल्व होके खूब शानदार तरीके से बोन मैरो क्या करेंगी, डिवाइड होके खूब शानदार तरीके से अपने रक्त कोशिका का निर्माण कर लेंगी। बोलो समझ में आ रही बात?
है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते और इनकी आकृति उभयतल और बाई कॉनकेव होती है। लर्न कर लो, पाठ लगा के पढ़ लो कि ये आपके यहाँ पे उभयवत्तल या आपके यहाँ पे बाई कॉनकेव होते हैं। क्योंकि भैया अगर आपने मुंह पिचका दिया, मैंने आपके मुंह में निवाला डाल दिया, वो आप खा रहे हो, भरा हुआ है, और अचानक निकाल दिया आपने, तो निकाले जब, तो भरे होने की वजह से क्या था, मुंह आपका गोल था, तो निकाल दिया तो ये टुसक गया ऐसे। तो जो आपका जो ब्लड का शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर होगा तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। ये ऐसे पाया जाएगा, समझना और अच्छी बनाई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है ना, यानी ये जो पार्ट है इसको आप देख लो कैसा होगा। बाई कॉनकेव। अब आ रही बात समझ में कि नहीं। तो ये सारी की सारी संरचनाएं जो होती हैं वो इस तरीके से पाई जाती हैं। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत हो रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ लो, जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूं यहां पर, फटाफट। लेकिन कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए मेरे बच्चे, कोई भी चीज प्लीज, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो आप। आपने कहा कि सर वो कौन कौन होगा जिसके पास, उस जिसके न्यूक्लियस में, जिसके मतलब कोशिका में, जिस आरबीसी में उसका न्यूक्लियस होगा। हमने कहा यू वांट लिस्ट, आपको लिस्ट चाहिए, बिल्कुल मेरे पास है उन एनिमल्स की लिस्ट, आइए निकाल लेते हैं, है ना। तो इनका रंग लाल और ये सब जो कुछ है, तो इस लाल रंग के पीछे एक और चीज लेते हैं, एक पेज लेते हैं और देखें वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें आपके यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी, सर्कुलर यानी कि गोल, गोल, है ना, आरबीसी सर्कुलर, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कैमल, लिख रहा हूँ ऊंट, ऊंट, समझ में आई बात। एम्फीबिया, एम्फीबिया में जो मेंबर होगा वो होगा, एम्फीबिया में जो मेंबर होगा वो होगा, ये रहने देते हैं एम्फीबिया। ये एक काम करो, हाँ ठीक है, ऊंट को रख लेते हैं। एक और बात लिखते हैं, स्मॉलेस्ट आरबीसी कहाँ पाया जाएगा, कुछ सर्कुलर,
सबसे सबसे छोटा आरबीसी, है ना, सबसे बड़ा आरबीसी, है ना। तो लार्जेस्ट आरबीसी जो होगा वो पाया जाएगा मेरे बच्चे एम्फीबिया में, एम्फीबिया में मस्क, ये लो, एम्फीबिया में कौन होगा सबसे छोटा आरबीसी, और जो सबसे बड़ा आरबीसी होगा मेरे बच्चे उसको आप सब लोग देख लीजिएगा। मैं कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ यार, तभी से मैं काफी कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ, रुक जाओ। सबसे छोटा आरबीसी, सबसे बड़ा आरबीसी एम्फीबिया मस्क डियर। वही मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कहीं एम्फीबिया में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और सबसे छोटा आरबीसी किस में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा बेटा, मस्क डियर, मस्क डियर, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? गोल होगा ऊंट में, सबसे छोटा होगा मस्क डियर में, और सबसे बड़ा होगा। यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा था मुझे, मैं बताऊं तुम्हें, मैं क्या मेरे दिमाग में एक साथ साथ बात चल रही थी कि सर्कुलर और भी में पाया जाता है उसको बता दो, सर्कुलर और में पाया जा रहा है उसे बता, लगातार मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी और इसीलिए मैं इसको लिख नहीं पा रहा था। तो पॉइंट है वो ये है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर एक साथ दो कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में चलता है और फिर उसको खूब सुपर कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा पॉइंट जिसको मुझे आपको बताना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करेंगे। और फिर बता दूं आपको आरबीसी के थोड़े से पार्ट आपके यहाँ पे और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि देखो अगर मैंने आपको यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बताना शुरू किया ना तो आपको दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन की संरचना और थोड़ा सा इरेथ्रोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा आपके यहाँ पे क्या होती हैं सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 145 का होगा, 1 घंटे 45 मिनट का। क्योंकि क्या है कि आप, मैं अगर इस लेक्चर को खींच के लेके गया तो ये कम से कम आधे घंटे तक आरबीसी का पॉइंट चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे 1 घंटे का डब्ल्यूबीसी है और 15 मिनट का प्लेटलेट्स है ना। तो देखेंगे पॉइंट। और कल का लेक्चर आपके यहाँ पे ब्लड का फाइनल होगा, परसों, परसों है ना। परसों आपको जो लेक्चर पड़ेगा वो पड़ेगा किसका बताओ मुझे, वो लेक्चर होगा सबसे शानदार, वो लेक्चर होगा सबसे शानदार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड ऑन फिजिक्स वाला। और याद रखिएगा बार बार, ये लेक्चर छोटा जा रहा है थोड़ा सा, एक मुश्किल से कितने, मुश्किल से 10-20 मिनट तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि नया टॉपिक अगर शुरू करूंगा तो 45 मिनट के आसपास जाएगा, मतलब 30 मिनट तो जाएगा ही एटलीस्ट। तो वो टाइम एक्सटेंड कर जाएगा। तो फिर मतलब वो रिदम नहीं रहेगा। तो कल की क्लास को यहीं से स्टार्ट करने का, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को कंप्लीट करते हुए आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा एनीमिया, और उसके बाद क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर आ जाएंगे, और फिर डब्ल्यूबीसी स्टार्ट हो जाएगा, आरएच फैक्टर, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि कल लास्ट लेक्चर होगा, 1.5 घंटे के अंदर ब्लड को कंप्लीट करने की सुपर कोशिश, है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, ख्याल रखना अपना और पढ़ते रहो।